विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं एकाधिकार की दशाओं में कीमत व उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन कर चुके हैं। व्यवहार में जो बाजार वास्तव में पाए जाते हैं वो इस पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार इन दोनों के बीच में होते हैं, जिन्हें हम अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के बाजार कहते हैं। और उन्हें इम्परफेक्ट कंपटीशन हम कहते हैं। बाजार पर एक एकाधिकारी के स्थान पर दो बाजार के बड़े उत्पादकों का अधिकार हो सकता है, जिसे हम द्वैधिकार डिओपोली कहते हैं। जब 3, 4, 5 अर्थात थोड़े से विक्रेता होते हैं तो उसे हम अल्प विक्रेता अधिकार या अल्पाधिकार कहते हैं। अल्प विक्रेता अधिकार भी आगे जाकर के दो प्रकार का हो जाता है। एक विशुद्ध अल्पाधिकार, जिसमें जो सभी विक्रेता हैं वो एक सी वस्तु बेचते हैं। इसे वस्तु विभेद रहित अल्पाधिकार भी कहते हैं। जैसे जो पेट्रोल है तो सभी एक जैसा ही पेट्रोल बेचते हैं। इसके अलावा विभेदीकृत अल्पाधिकार भी होता है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं की वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। इसे वस्तु विभेद सहित अल्पाधिकार भी कहते हैं। अल्पाधिकार में कीमत और उत्पत्ति का जो निर्धारण है वो भी अलग तरीके से होता है। इस अध्याय में हम एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा और विभेदात्मक अल्पाधिकार में जो प्रमुख अंतर होता है वो फर्मों की संख्या को लेकर ही किया जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में अनेक फर्में होती है, जबकि विभेदात्मक अल्पाधिकार में बहुत ही थोड़ी सी फर्में होती है, लेकिन दोनों में ही वस्तु विभेद अवश्य पाया जाता है। आजकल हम व्यवहार में देखें तो अल्पाधिकार का प्रचलन अधिक पाया जाता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं, जैसा पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं, लेकिन साथ ही वस्तु विभेद भी पाया जाता है। एक विक्रेता की वस्तु के कई समीप के स्थानापन्न पदार्थ पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी जैसा कि अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन उसमें वस्तु एक सी या समरूप मानते हैं हम कि वस्तु एक सी होती है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का जो शब्द है इसी से हमें ये प्रकट होता है, एकाधिकार प्लस प्रतियोगिता। तो इसमें एकाधिकार का भी तत्व पाया जाता है और प्रतिस्पर्धा का भी तत्व पाया जाता है। एकाधिकार का जो तत्व पाया जाता है वो इस रूप में पाया जाता है कि प्रत्येक विक्रेता के अपने कुछ ग्राहक होते हैं, जिनसे फर्म विभेद के कारण थोड़ी ऊंची कीमत लेने में समर्थ हो जाती है। इनमें प्रतिस्पर्धा का तत्व इसलिए पाया जाता है कि अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन इस फर्म का अपनी वस्तु की कीमत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसमें प्रतिस्पर्धा का भय निरंतर ही बना रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें एकाधिकार का भी अंश होता है, प्रतिस्पर्धा का भी अंश होता है। एक सामान्य रूप में मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए किराने की दुकानें हैं, 4-5 दुकानें होती है ना, लेकिन उन 4-5 दुकानों में आपस में प्रतिस्पर्धा भी होती है, उनकी वस्तुएं भी समरूप हो सकती है, लेकिन कोई जो दुकानदार होता है, प्रत्येक जो क्रेता है उसको वो एक विशिष्ट दुकान से ही सामान क्रय करता है। तो इस प्रकार की जो प्रतियोगिता पाई जाती है उसमें एकाधिकार का भी अंश होता है और प्रतिस्पर्धा का भी अंश होता है। इसलिए हम इसे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जाना के नाम से जानते हैं। अब हम इसकी जो परिभाषाएं लेंगे। पहली परिभाषा हम लेते हैं इकर्ट व लेफ्टविच की। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्राइस सिस्टम एंड एलोकेशन 10th एडिशन जो 1988 में लिखा था, उसके पेज नंबर 211 पर ये जो परिभाषा दी है कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में विशुद्ध प्रतिस्पर्धा की भांति एक वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं। इनमें से प्रत्येक जो विक्रेता होता है वो संपूर्ण बाजार की तुलना में इतना छोटा होता है कि उसकी क्रियाओं का बाजार पर या अन्य विक्रेताओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। फर्मों में परस्पर संबंध जो होते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं। प्रत्येक फर्म इस प्रकार का आचरण करती है कि बाजार में वह अन्य फर्मों से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से इकर्ट एवं लेफ्टविच की जो परिभाषा है उससे हमें पता चलता है कि इसमें प्रतियोगिता भी पाई जाती है, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, बहुत से विक्रेता होते हैं और संपूर्ण बाजार का बहुत छोटा सा अंश जो है वो लोग विक्रय करते हैं, जिससे और वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म में के जो परस्पर संबंध होते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं।
और फर्म इस प्रकार से आचरण करती है कि वो बाजार की अन्य फर्मों से स्वतंत्र है, उसका माल जो है वो एक अलग किस्म का है और इस प्रकार से वो एकाधिकार की स्थिति में भी आ जाती है। लेकिन प्रोफेसर स्टोनियर व हैग का ऐसा मानना है जो इस इकर्ट व लेफ्टविच के मत से भिन्न है। वो इस प्रकार है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक फर्म का जो औसत आय वक्र होता है केवल उपभोक्ताओं की रुचि व इच्छाओं से ही निर्धारित नहीं होता है, बल्कि प्रतिस्पर्धा उत्पादकों के कीमत और उत्पत्ति निर्णयों से प्रभावित होती है। तो उन्होंने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि एक फर्म के औसत आय वक्र की आकृति अब केवल अन्य उद्योगों में दूर के प्रतिस्पर्धियों की प्रतियोगिता से ही प्रभावित नहीं होगी, जिनके कार्यों के बारे में तो चाहे ये व्यक्तिगत फर्म फिक्र न करे, लेकिन उसी एकाधिकारी समूह में, देखिए यहाँ एकाधिकारी समूह नाम दिया गया है, समूह में बहुत समीप के कार्यों से ये निर्धारित होगी और इनके कार्यों पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इकर्ट व लेफ्टविच का मत जो है वो अधिक सही माना जाता है इस संबंध में, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के संबंध में, क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लक्षण के संबंध में प्रायः स्वीकार किया जाता है कि इनमें प्रत्येक विक्रेता कीमत निर्धारण, विज्ञापन व वस्तु विभेद के विषय में अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकता है। बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं तथा वस्तु की कई किस्में होती है, इसलिए किसी भी अकेले विक्रेता के जो कार्यकलाप होते हैं उस पर अन्य विक्रेता विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कौन क्या कर रहा है इस पर दूसरा ध्यान नहीं देता है। वह अपनी कीमत को घटाकर अन्य विक्रेताओं को गहरी क्षति भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि जो प्रत्येक विक्रेता है उसके अपने ग्राहक हैं, कुछ फिक्स ग्राहक होते हैं, उनको वो नहीं हटा सकता है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का जो सिद्धांत है वो किन मान्यताओं के आधार पर आधारित है। 2007 में लिप्से एम क्रिस्टल ने इकोनॉमिक्स नाम से पुस्तक लिखी थी 2007 में। उसके पृष्ठ संख्या 183 पर उन्होंने 4 प्रकार की मान्यताओं के आधार पर इस सिद्धांत को आधारित होना बताया है। उसमें जो सबसे पहली जो उन्होंने विशेषता बताई है या मान्यता बताई है वो है कि प्रत्येक फर्म उद्योग को विभेदीकृत वस्तु की एक विशेष किस्म या ब्रांड का उत्पादन करती है। यानी प्रत्येक फर्म विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करेगी, एक अलग किस्म का, एक अलग ब्रांड का उत्पादन करेगी। इससे प्रत्येक फर्म का जो मांग वक्र है वो काफी लोचदार होता है। अब देखिए यहाँ मांग वक्र काफी लोचदार होता है, जैसा कि हमने देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग वक्र कैसा होता है, इस प्रकार का, पूर्णतया लोचदार, और एकाधिकार की स्थिति में लोचदार। अब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में इसके बीच की स्थिति का मांग वक्र होता है, ये मांग वक्र होता है, तो इसे हम कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग वक्र या काफी लोचदार मांग वक्र ये होता है, क्योंकि अन्य फर्मों द्वारा बेची जाने वाली उसी वस्तु की अन्य किस्में उसके लिए समीप की स्थानापन्न वस्तुएं होती है, तो उसके लिए बहुत ही समीप की स्थानापन्न वस्तुएं होती है। इस कारण से उसका जो मांग वक्र है वो काफी लोचदार माना जाता है। दूसरा फिर जो मान्यता ली गई है वो है कि प्रत्येक उद्योग में इतनी अधिक फर्में होती है कि उनमें से प्रत्येक फर्म जब अपने उत्पत्ति व कीमत संबंधी निर्णय लेती है तो वह अनेक प्रतिस्पर्धियों की संभावित प्रतिक्रियाओं की कोई परवाह नहीं करती, यानी वो अपनी वस्तु के उत्पत्ति व कीमत के निर्णय में स्वतंत्र होती है और वो अपने निर्णय अपनी मांग व अपनी लागत की दशाओं के आधार पर लेती है। उसकी वस्तु की कितनी मांग है और उसकी क्या लागत आती है, उसके आधार पर वो अपनी वस्तु की कीमत और उसकी उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है कि फर्मों को उस उद्योग में प्रवेश करने और उससे बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जब प्रचलित जो फर्में अंदर होती है वो मुनाफा कमाती है तो नई फर्में उस उद्योग में प्रवेश करने के लिए आ सकती है, और जब वे प्रवेश करती हैं तो उस उद्योग के माल की मांग अधिक ब्रांडों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसकी मान्यता है कि उद्योग में जो है प्रतिसाम्य यानी सिमेट्री की दशा पाई जाती है। जब कोई नई फर्म प्रवेश करती है और हम मान लें कि वह उस वस्तु के बाजार के 5% पर कब्जा कर लेती है,
तो वहां यह मान्यता भी होती है कि वह प्रत्येक प्रचलित फर्म की बिक्री के 5% भाग पर अपना कब्जा जमा लेगी। यानी नई फर्म आएगी और बाजार के 5% हिस्से को वो अधिग्रहित करती है, तो प्रत्येक फर्म के 5% हिस्से को वो खा जाएगी। तो इसे हम सिमेट्री की मान्यता कहते हैं। तो इस प्रकार से जो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत है वो इन 4 मान्यताओं पर आधारित है। अब एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म के समक्ष जो है 2 किस्म के मांग वक्रों की कल्पना की जा सकती है। इनमें से एक तो लोचदार होता है और दूसरा कम लोचदार होता है। लोचदार मांग वक्र के पीछे हम ये मान्यता लेते हैं कि एक फर्म अपनी कीमत थोड़ी कम करके अपनी मांग को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि अन्य प्रतिद्वंदी फर्में अपनी कीमतें नहीं बदलती है, यानी स्वतंत्र होती है प्रत्येक फर्म अपने उत्पत्ति और कीमत के निर्णय में। और बेलोच या कम लोचदार मांग वक्र के पीछे ये मान्यता होती है कि एक फर्म के द्वारा कीमत घटाने से अन्य फर्में भी अपनी कीमत घटा देती है, जिससे पहली फर्म की मांग थोड़ी ही बढ़ पाती है। तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत इन 2 मांग वक्रों को हम रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का जो औसत आय वक्र होता है वो क्षैतिज होता है ना, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, और इस पर अन्य उत्पादकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके लिए कीमत दी हुई होती है। इसी प्रकार से एकाधिकारी फर्म का जो औसत आय वक्र होता है वो भी पूर्णतया उपभोक्ताओं की मांग पर ही निर्भर करता है और उस पर अन्य उत्पादकों के कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वास्तव में एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में अनेक एकाधिकारी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, है ना। अनेक एकाधिकारी होते हैं, वो अपनी वस्तु का एकाधिकारी है, लेकिन बहुत से एकाधिकारी होते हैं जो स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। वे प्रतियोगी एकाधिकारी एक सी वस्तुएं उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन वो ऐसी वस्तुएं भी उत्पन्न नहीं करते हैं जो एक दूसरे से भिन्न हो, यानी स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। वस्तु जो विभेद पाया जाता है उसका अर्थ है कि वस्तुएं कुछ सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन पूर्णतया भिन्न नहीं होती है। आकर्षक पैकेजिंग, ट्रेडमार्क आदि का उपयोग करके अथवा वस्तु की किस्म में कुछ सुधार व परिवर्तन करके एक उत्पादक विभिन्न उपभोक्ताओं को यह समझाने का प्रयास करता है कि उसकी वस्तु जो है वो दूसरे उत्पादकों से ज्यादा अच्छी है। जैसा कि हम देखते भी हैं, आप विज्ञापन के माध्यम से देख लीजिए, कॉलगेट फ्रेश है या क्लोजअप है, दोनों में क्या अंतर है? कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दोनों के अपने ग्राहक हैं और भिन्न उनमें वस्तु विभेद पाया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं। और इसमें हम जैसा कि बताया मैंने 2 मांग वक्र पाए जाते हैं। इन 2 मांग वक्रों की स्थिति हम इसके द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत ली है। प्रोफेसर चैम्बरलिन जो है उन्होंने डी डी, ये जो बड़ा वाला डी डी है, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इस डी डी मांग वक्र को आनुपातिक मांग वक्र, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व कहा है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि प्रतिस्पर्धी फर्मों की कीमतें इस फर्म की कीमतों के समान ही परिवर्तित होती है। यानी जब एक फर्म कीमत बदलेगी तो दूसरी फर्म में भी कीमत बदल देगी। मान लेते हैं हम कि यह फर्म जो है अपनी कीमत 10% घटा लेती है, तो जो अन्य दूसरी फर्में भी है वो भी अपनी कीमतों को 10% घटा लेगी। इसलिए डीडी मांग की जो रेखा है वो बेलोच है। ध्यान रखना है हमें, ये कौन सा मांग वक्र है? आनुपातिक मांग वक्र। आनुपातिक मांग वक्र। और इसीलिए जो है डीडी मांग वक्र की जो रेखा है वो बेलोच होती है। दूसरी जो मांग की रेखा है ये डीडी, छोटा जो लिख रखा है डीडी, इसे हम ज्ञात मांग वक्र कहते हैं। इसमें यह मान्यता ली जाती है कि जब एक फर्म अपनी कीमत बदलती है तो अन्य जो दूसरी प्रतिद्वंदी फर्में हैं वो अपनी कीमतों को नहीं बदलती है। इसमें जो डीडी मांग वक्र है वो अधिक लोचदार हो जाता है, क्योंकि यहाँ कीमत घटा करके एक फर्म अपनी बिक्री की मात्रा, जो दूसरा वाला अनुपातिक मांग वक्र है, उसकी तुलना में अधिक बढ़ा सकता है। अब देखिए, अगर मैं इस डी छोटे डी का उपयोग करूं तो कीमत थोड़ी सी हम घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति की मात्रा काफी अधिक घट जाएगी, ये देखिए। जबकि जो आनुपातिक मांग वक्र है उसकी हम अगर करें कीमत घटाएं तो उसमें मात्रा बहुत ही थोड़ी सी बढ़ेगी, इतनी सी। तो ये दोनों में अंतर होता है। प्रारंभ में जो है फर्म वो ई बिंदु पर संतुलन में होती है
और OP कीमत पर माल की OQ मात्रा उत्पादित की जाती है। तो इस प्रकार से दो मांग वक्र की स्थिति पाई जा सकती है। फिर है कि जो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा है या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है, इसमें जो है जो संतुलन पाया जाता है, उस संतुलन को हम समूह संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह संतुलन, ग्रुप इक्विलिब्रियम। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इसको नाम दिया था ग्रुप इक्विलिब्रियम या समूह संतुलन, जिसमें बहुत से एकाधिकारी होते हैं और वो मिलकर के उनका संतुलन स्थापित होता है। इसमें जो है उद्योग की जो अवधारणा है उसको भ्रमात्मक माना गया है। इसकी वजह यह है और उसके स्थान पर, उद्योग के स्थान पर समूह की अवधारणा को अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके संबंध में जैसे कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे पुस्तकों के संबंध में पाठ्य पुस्तकें, जासूसी पुस्तकें और सामान्य पुस्तकें, इन तीनों के अलग अलग समूह हो सकते हैं। बड़े शहरों में जैसे हम देखते हैं खुदरा दुकानों और विभिन्न सेवा उद्योगों, जैसे होटल है, विश्रांति गृह है, ड्राई क्लीनर्स है, डॉक्टरी सेवाएं हैं, नाई की दुकान है, पंसारी की दुकान है, शराब की दुकान है, दवाई की दुकान है, आदि में बहुत कुछ एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की दशा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उसके प्रत्येक दुकान के एक विशिष्ट ग्राहक होते हैं। जैसे हम जिस दुकान से खरीदते हैं उसी दुकान से खरीदेंगे, उसके कुछ कारण होते हैं। तो भारत में जैसे हम आजकल देखें तो रेडीमेड जो पोशाकें हैं, सूती वस्त्र है, जो नहाने के अनेक प्रकार के साबुन है, टूथपेस्ट है, जैसे मैंने बताया था कोलगेट, क्लोजअप, इन सभी आदि में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। जैसे लक्स है, रेक्सोना है, हमाम है, मोती है, डव, लाइफ बॉय, केयर ग्लो, निरमा, विजिल, संतूर, पोटेक्स, एविटा, मार्वल, ब्रीज, लिरिल आदि, ये बहुत से नहाने के सौंदर्य साबुनों में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की दशा हमें देखने को मिलती है। वे एक दूसरे के निकट की स्थानापन्न तो है, हम जो है डव की जगह रेक्सोना काम में ले सकते हैं, लक्स की जगह लाइफ बॉय काम में ले सकते हैं, है ना। तो स्थानापन्न वस्तुएं तो होती है, लेकिन जब एक वस्तु के विभिन्न ट्रेडमार्कों का उत्पादन विभिन्न फर्मों के द्वारा किया जाता है, तभी एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की दशा उत्पन्न होती है। यदि एक ही कंपनी कई प्रकार के ब्रांड निकालती है तो धीरे धीरे अल्पाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उसका अध्ययन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत हम नहीं कर सकते। फिर वो अल्पाधिकार की स्थिति हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी साबुनों का दृष्टांत दिया था, उसको हम अल्पाधिकार के अंतर्गत भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम तर्क दे सकते हैं कि एक कंपनी एक से अधिक ब्रांड बनाती है, जिसमें फर्मों की संख्या घट जाती है। जैसे भारत में हिंदुस्तान लीवर कंपनी जो है वो रेक्सोना भी बनाती है, लक्स भी बनाती है, लक्स इंटरनेशनल भी बनाती है, ब्रिज भी बनाती है, ली सेंसी, लिरिल, लाइफ बॉय, पियर्स, ये सभी जो है एक ही कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाती है। टाटा कंपनी जो है वो हमाम, जय, मोती आदि साबुन बनाती है। गोदरेज कंपनी जो है वो एविटा, सिंथोल, फेयर ग्लो, लाइमलाइट, मार्वल आदि साबुन बनाती है। तो साबुन की किस्में ज़्यादा होने पर भी फर्में थोड़ी पाई जा सकती है, जिससे इस क्षेत्र में अल्पाधिकार की स्थिति आजकल बनने को लग गई है। जो अनेक किराने की दुकानों हैं, वहाँ पर एक वस्तु के अनेक ब्रांड मिलते हैं, जिनकी कीमतों में थोड़ा मामूली सा अंतर होता है। ग्राहकों को भी विभिन्न ब्रांडों के लिए अपनी अपनी पसंद होती है, इसलिए कीमत में मामूली अंतर बने रह सकते हैं। विभिन्न उत्पादक जैसे गर्मी के टाइम में विभिन्न किस्म के शरबतों का निर्माण करते हैं और विज्ञापन द्वारा अपने माल को दूसरों से उत्तम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से जो सिगरेट है, जो हेयर ऑयल है, टूथब्रश है, घड़ियां है, फाउंटेन पेन है, इनमें भी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता देखने को मिल सकती है। जैसे सेलो पेन भी 5 रुपये में आता है ना, रिनोल्ड भी 5 में आता है, तो और इस प्रकार से लिंक का भी 5 रुपये में आता है। तो इनमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता देखने को मिल सकती है कि इनमें कीमतों का अंतर नहीं होते हुए भी आपस में प्रतियोगिता होती है, और विज्ञापन के माध्यम से प्रत्येक कंपनी अपने माल को दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करके बताने का प्रयास कर सकती है। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता और वस्तु विभेद के अलावा भी दो ऐसे लक्षण होते हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा कि प्रत्येक विक्रेता वस्तु की कीमत, विज्ञापन व वस्तु में परिवर्तन करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकता है, और उसे अपने प्रतियोगियों की तरफ से बदले की भावना में उठाए जाने वाले कदमों से भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा कि इस प्रकार की बाजार व्यवस्था में प्रत्येक विक्रेता
3 प्रकार से अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने का प्रयास करता है। पहले तो वो वस्तु की कीमत बदल करके, दूसरा वस्तु की क्वालिटी में चेंज ला करके, और उसके डिजाइन में चेंज ला करके, और उसकी किस्म में परिवर्तन करके, तथा विज्ञापन एवं बिक्री संवर्धन पर व्यय बढ़ा करके भी अपनी वस्तु के माल की जो है विक्रय बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता समय में माल को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तो आज हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का अर्थ, उसकी परिभाषा, मान्यताएं एवं मांग वक्र का अध्ययन किया है। इसके अगले अध्याय में हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत व उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन करेंगे।